नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी। अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें एक चीज जो बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में, हमारे जहन में चलती है, जब हम बातचीत करते हैं किसी के साथ भी, तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान हमें अच्छे से सुने। वो कहते हैं ना कि किसी भी अच्छी बातचीत की शुरुआत तभी हो सकती है जब आप एक अच्छे लिसनर हैं, आप अच्छे से सुन सकते हैं किसी को। तो ये चीज़ें जो हैं हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन क्या हम इन चीज़ों को अपनी दिनचर्या में लाने की कोशिश करते हैं? क्या हम खुद एक गुड लिसनर हैं या नहीं? उस पे भी बहुत बड़ा प्रश्न है। आप एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर अगर अच्छे लिसनर हैं तो डेफिनेटली आपके जो बच्चे हैं, आपके एनवायरनमेंट में आपके साथ रहते हैं, घर में रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमसे, अडल्ट्स से सीखने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली उनकी क्षमता जो है वो हर बच्चे की अलग अलग होती है, जिस तरह से हम अडल्ट्स की भी होती है। लेकिन सुनना और सुनने के बाद उसको रिएक्ट करना और फिर एक अच्छी बातचीत का हिस्सा बनना, ये बहुत ही बड़ा आजकल जो है ये बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। और इस पे नॉर्मली पेरेंट्स जो हैं बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो मुझे अच्छे से सुनता नहीं है, या मैं बार बार बोलती हूँ और वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, मिस बीना पटेल। मैम, आपका फिर से एक बार स्वागत है वीएनएम स्टूडियो में। थैंक यू। बीना मैम एक्सपर्ट हैं ईसीई फील्ड में। ये एक्चुअली यहाँ पे पहले फैकल्टी रह चुके हैं, होम साइंस कॉलेज का हिस्सा रह चुके हैं, अभी यूएस में सेटल्ड हैं। मैम भी अपनी दिवाली वेकेशन पे यहाँ हैं, तो हमने बिल्कुल भी चांस ना गवाते हुए मैम को बुला लिया है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए, जहाँ हम बात करने वाले हैं लिसनिंग्स और उसके अलग अलग स्टेजेस। अर्ली ईयर्स पे जब हम बात करते हैं या इम्पोर्टेंस की बात करते आए हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं अपनी 5 जो सेंसेस हैं उससे सीखते हैं या किसी भी चीज़ को परखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या सोचना है इसके बारे में? सो 5 सेंसेस आप बोलते हैं, सुनना, देखना, छूना, टेस्ट करना, स्मेल करना। ये 5 सेंसेस से बच्चे सीखते हैं अपने अपने आसपास क्या है, कोई क्या बोल रहा है, किसका टेस्ट कैसा है वगैरह। मगर हम आज सुनने की बात कर रहे हैं जी। तो सुनना कान से होता है ना। तो अगर हम यहाँ बैठे हैं, कोई भी आवाज़ हमारे नज़दीक हुई तो कान का काम है कि आवाज़ को ग्रहण करे, जी, अंदर तक ले जाए। वो तो आधा काम हुआ। कान अपने आप समझा नहीं सकते, कान के पीछे ब्रेन भी होना चाहिए। मतलब जो सुना उसको समझना चाहिए। समझ नहीं सको तो जो सुना वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तो 5 सेंसेस प्लस द ब्रेन टुगेदर वो 6 आइटम्स है, उससे हम सीख सकते हैं। जी। तो सुनने की बात में भी वैसा ही है। तो अगर आप कोई बच्चे को कुछ बोलो तो वो सुनता है, मगर उसका ध्यान है या नहीं। अगर आपका भी उदाहरण दो तो आप कोई अच्छी सी किताब पढ़ रहे हो, नॉवेल पढ़ रहे हो, जी, अच्छा, और आपको कोई बुला रहा है तो आपका ध्यान कहाँ होगा? नॉवेल में। आपके कान काम करते थे ना। तो बुलाया तो आपके कान ने तो अपना काम किया, आवाज अंदर तक ले गए, मगर कान के पीछे आपका दिमाग नहीं था जी। तो आपने सुना नहीं, किसी ने बुलाया तो अभी सुना नहीं। करेक्ट। तो ये बात है कि कान का काम एक है और सुनना एक काम है और समझना दूसरी बात है। करेक्ट। दोनों साथ में मिलना चाहिए। हम किसी को अच्छे से सुन रहे हैं या नहीं, हाँ, तो उसमें क्या फर्क है? जैसे कि हम वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि लिसनिंग एंड हियरिंग, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? राइट। सो जो पहले बोला वो पहला आंसर है कि हियरिंग हैपेंस, that doesn't mean that you are actually paying attention, that you're not really listening. Correct. That means you're not making sense of what you heard because your brain was somewhere else. जी। ब्रेन को लाना पड़ता है। और दूसरी क्या बात है कि हम, अच्छा, तो आप दोनों हम बात कर रहे हैं, बराबर, तो टॉपिक पता है कि क्या, पहले में क्या हुआ कि टॉपिक ही नहीं पता बिकॉज मेरा ध्यान नहीं था उसमें। अगर हम दोनों बात कर रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि दिवाली का टॉपिक है, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रही, मगर मैं बिल्कुल ध्यान से
नहीं सुन रही और मुझे आप कह रहे हो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जब बोलते हो ना तो मुझे मालूम है दिवाली की बात है, मगर मेरा ध्यान कहाँ है, वो कब रुके और मैं बोलूं। तो मेरा ध्यान मुझे क्या कहना है उस पर ही है, तो आप क्या बोले मैं हाफ हार्टेडली सुनती हूँ, तो थोड़ा सुना थोड़ा नहीं सुना, और जब मेरा टर्न आया मैं कूद पड़ी। करेक्ट बोला तो वो वन साइडेड कॉन्वर्सेशन हो गया। आपने अपनी बात बताई, हाँ। मैंने अपनी बात बताई, दोनों ने एक दूसरे को आंसर नहीं किया, तो वो कॉन्वर्सेशन नहीं है, वो तो अपना विचार दर्शाया, वही है, कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ। तो दैट हैपन्स अ लॉट, यू नो। अब हम अगर ऐसे बात करें तो बच्चे भी ये सीखेंगे कि मुझे कहना है वो कह दो और काम खत्म हो गया। बिल्कुल सही है, आप जैसे बता रहे हैं, आई थिंक सिर्फ बच्चों में नहीं, ये तो अडल्ट्स में भी है। एग्जैक्टली कि हमें किसी को, जैसे हमने शुरू की कन्वर्सेशन, क्या टॉपिक पे बोल रहे हैं, तो हमारा दिमाग जो है ये इसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे जवाब क्या देना है, हाँ। और हम तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हम हमारा टाइम हम कहते हैं कि अगर मेरी बारी आई, उसने बोलना बंद कर दिया तो मुझे क्या कहना है। Correct. वो रिपीट किया करो तो उसकी बात सुनी नहीं, समझी नहीं, सुनी तो थी पर समझी नहीं। मैम अक्सर जब दो बच्चे इकट्ठे होते हैं, आजकल नहीं पर पहले भी होता था, पर आजकल ज्यादा होता है कि बच्चे जो हैं, जैसे आपने कहा कि उसने शुरू किया और मुझे अपना बोलना है, मुझे बोलने का चांस नहीं मिला तो दूसरे वाला, सामने वाला गुस्से हो गया। तो ऐसे में जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो बच्चे कभी उसे हैंडल या सेटल नहीं कर पाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी अडल्ट को शायद इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? तो अगेन अडल्ट्स को सुनना है कि भी क्या प्रॉब्लम है जी। और जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बोलते हैं ना, वो हम कई अडल्ट्स भी है जो नहीं जानते कैसे करना। जो अडल्ट्स है कि कोई भी प्रॉब्लम आया तो जोर से बोल देते हैं या एक थप्पड़ मार देते हैं, व्हाटएवर, ये सुलझाने की रीत नहीं है। तो अगर पेरेंट्स बच्चों को समझाने के बदले अपना पावर दिखाते हैं कि मैं कहता हूँ तो करो, मैं बोलता हूँ वो ही करो, तो वो कब कैसे सुने, कैसे समझेंगे कि अगर प्रॉब्लम हो तो सुलझाना कैसे। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बोलते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर बच्चे सुलझा ना सके तो हमें उनको सिखाना है, कह के नहीं सिखाना है, उनको इन्वॉल्व करके सिखाना है। करेक्ट। तो बोलते हैं ना 5 फिंगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो दो बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो दोनों को पूछना है क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, तो ये बोलता है मेरा प्रॉब्लम ये था, ये बोलता है ये था, शायद सेम बोले शायद डिफरेंट बोले, तो पूछते हैं तो सॉल्यूशन क्या है। तो ब्रेनस्टॉर्म करो, आप बताओ ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखना है, दोनों बच्चे बोलते हैं कि ऐसा करे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, 5, 6, 7 आइटम्स बोले, पर फिर बोलते हैं ये लिस्ट है ना ब्रेनस्टॉर्म किया, उसमें से पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगेन दोनों को अग्री करना है कि ये करके हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं। और बोलते हैं अच्छा इम्प्लीमेंट करो, लेट्स ट्राई इट कि ये बात करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं। जी। तो आप देखते हो कि वो रेजोल्यूशन करते हैं। हाँ। और 5वीं बात है कि आप उसको देखो कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। दोनों बच्चों को इकट्ठे करो, आप खुशी है ये सॉल्यूशन से, नहीं तो वो लिस्ट है ना उसमें से दूसरी बात ट्राई करें। और हम नहीं बोलेंगे कि ये ट्राई करो, बच्चों को बोले कि आपको क्या सॉल्यूशन लेना है। तो क्या होता है कि अगर पहले से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के 5 सिंपल स्टेप्स नहीं सिखाओ तो ये कॉन्वर्सेशन कभी नहीं होगा और झगड़ा ही होगा। मैं बोलता हूँ वो करो, मैं बोलता हूँ, कोई एक दूसरे को सुनेगा नहीं। तो हमें ये इजी नहीं है बिकॉज सब ऐसे नहीं सिखाते हैं, मगर ये स्किल इतनी इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा समटाइम्स कुछ रास्ते में कोई चलता हो, वो किसी को साइकिल लग गई व्हाटएवर, तो मारपीट शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही सीखा है कि अगर मुझे जो ना करना हो वो हो जाए तो मैं अपना जोर दिखाऊं, या वर्ड्स से दिखाऊं या थप्पड़ मार के। सॉल्यूशन नहीं होता है। क्या होता है
किसी को हर्ट होता है, और सोल्यूशन तो वो प्रॉब्लम तो रह गया। करेक्ट। कि कैसे एक्सीडेंट हो गया, मेरी साइकिल टूट गई, वो सोल्यूशन करो, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू यूज इट। तो अब अगर आपको नहीं मालूम तो आप बच्चों को कैसे सिखाओगे? बिल्कुल। फिर बच्चे एक दूसरे को सुनने के बदले अपना जोर दिखाएंगे। करेक्ट, ठीक है। और आई थिंक कहीं ना कहीं बच्चा जो है मैम बार बार अगर अडल्ट के पास जाते हैं सॉल्यूशन ढूंढने, तो बच्चे अपने डिसीजंस कभी ले ही नहीं पाते। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये स्किल हमें अपने बच्चों को सिखानी बहुत जरूरी है कि अगर किसी चीज में या किसी प्रॉब्लम में वो गिरे हैं, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चे को खुद ही ढूंढना है और खुद ही उसका जो सॉल्यूशन फाइंड करके इम्प्लीमेंट करना है। और अगर वो सॉल्यूशन काम करता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करता है तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं वो भी हमें बच्चे को ही सोचने का मौका देना है। ये आई थिंक आप जो है कहना चाहते हैं कि एज एन अडल्ट हमारा ये काम है, ना कि हम उन्हें सीधा सॉल्यूशन दे दें और आप इस तरह से खत्म करो और सिचुएशन को क्लोज कर दो। आप सोचें कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां प्रॉब्लम नहीं आती है। बच्चे की दिन की शुरुआत होती है, बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में 40 बच्चों के साथ उसे हर बच्चे के साथ उसकी मेंटालिटी मैच हो वो ज़रूरी नहीं है। कहीं उसको शेयर करना पड़ेगा, कहीं उसे अपने टर्न का वेट करना पड़ेगा। इन सब में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं क्योंकि हर बच्चा हाँ आप ले लो ऐसा तो नहीं होगा, कोई ये कहेगा कि नहीं पहले मैं, तुम हट जाओ। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो बच्चे को स्किल सिखाना ज़रूरी है। हर जगह हम एज अ पेरेंट नहीं उसे हेल्प कर सकते हैं, या हर जगह टीचर जो है वो भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। हमें बच्चों के अंदर ये चीज़ें डालना, उन्हें समझाना, उन्हें सीखना और उन्हें ये कहना कि आप केपेबल हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं, और जो डिसीजन वो लेते हैं उसे रिस्पेक्ट करना भी हमारा ही काम है। क्या सिर्फ सुनना पर्याप्त है? सुनना और समझना, जी, जैसे हमने शुरुआत में किया, जी, सुनना और उसका मीनिंग क्या है वो जान के, सो ईयर्स एंड ब्रेन टुगेदर, समझ के बात करनी है। जी। सो कभी भी क्या होता है कि आपने कुछ बोला तो उसका मीनिंग मैं पूरा नहीं समझी, तो फिर मेरा रिएक्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। तो सुनने और समझने में अगर कोई भी सवाल हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको फिर से पूछूं। करेक्ट। कि भाई मुझे इतना समझ आया और आप समझा दो। तो सुनना और समझना दोनों साथ में ही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मैंने सुना और मैंने अपने आप उसका मीनिंग डिसाइड किया, दैट वाज नॉट व्हाट योर इंटेंशन वाज। करेक्ट। तो फिर मेरा रिस्पॉन्स बिल्कुल गलत होगा और उससे आपको क्या लगेगा, आपकी फीलिंग्स हर्ट होगी और आपका रिस्पॉन्स भी प्लेजेंट नहीं होगा, फिर तो एस्केलेट होता जाएगा। तो सुनना और समझना दोनों, जैसे हमने पहले अगली बार बात की थी, तो समझना कब होता है जब दोनों एक नॉट ओनली एक लैंग्वेज मगर एक लेवल का डिस्कशन कर रहे हो। अगर हम दोनों हिंदी बोलते हैं मगर आपकी हिंदी मेरी हिंदी से बहुत अच्छी है, आप अगर बिल्कुल साहित्यकार की हिंदी बोलो तो मुझे आपको कहना पड़ेगा कि भाई ट्रांसलेट करो थोड़ा, है ना। तो अगर कोई ऐसी भाषा में बोले कि जो आपको पता नहीं है, अगर कोई चाइनीज में बोले, कान तो काम कर रहे हैं, वो भाषा कान पर आ रही है मगर समझ नहीं पाते हैं। तो सुनना और समझना साथ में होना चाहिए। कभी कभी बच्चों के साथ स्पेशली क्या होता है कि वो एक सांस लेके ट्राई नहीं करते समझने को, हम भी करते हैं कभी। सुना और मीनिंग बता दिया जो इंटेंडेड मीनिंग नहीं था, तो वी डोंट हैव एन एक्सक्यूज, चिल्ड्रन हैव एन एक्सक्यूज कि उनको इतनी एक्सपीरियंस नहीं है कि सबका मीनिंग समझ सके। तो इसलिए हमें उनको अपनी बिहेवियर से बताना है कि सुना, एक सांस लो, समझो, फिर रिएक्ट करो, है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है। वो जो एक सेकंड है ना गुस्सा करने के पहले, काउंट टिल फ्रॉम 1 to 10 और 1 to 5, हम नहीं करते, हम जानते हैं मगर करते नहीं है। तो हमें ट्राई करना है। तो बच्चों को अब हमारे बिहेवियर से सिखाना है, बोल के नहीं कहना है कि ये करो,
फर्स्ट वी शुड डू इट, देन वी कैन एक्सपेक्ट देम टू डू इट। सो ये सुनना और समझना तो बहुत जरूरी काम है। बहुत कई बार ऐसा होता है कि अगर हम बात करें बच्चों या बच्चों की कन्वर्सेशन की या फिर अडल्ट और बच्चे की कन्वर्सेशन की, तो अगर हम बच्चे को अच्छे से नहीं सुनते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है या तो वो कन्वर्सेशन से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है और या फिर वो एक जजमेंट बना लेता है कि ये इंसान मुझे नहीं समझेगा तो अगली बार से वो मेरे साथ कन्वर्सेशन ना भी करे। तो ये सिचुएशन में क्या करा जाए, किस तरह से उसे रिएक्ट करना चाहिए? इसका तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है जी। तो एज अ टीचर, आप भी टीचर है, जानते हो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि हम हर बच्चे के साथ रेपो क्रिएट करें। कि हर बच्चे को लगे कि आप उसके लिए अच्छा चाहती है। तो दोस्ती है, कहते हैं ना, दोस्ती हर बच्चे के साथ होनी चाहिए। आप उनको जितना भी अटेंशन दोगे, उनको जितना ऑब्जर्व करोगे, आप ये बच्चा क्या जानता है, उसका नेचर क्या है, आप समझोगे। तो फिर बिना सोचे आप उसी ही एंगल से उसके साथ रिएक्ट करोगे। तो आप बच्चे को जितना समझ सको, आपका रिएक्शन इतना ही सही होगा, है ना। तो आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? 20 है, 15 है। सबके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबके साथ आप ये रेपो क्रिएट करो। अगर 2-3 बच्चे क्वाइट है बाय नेचर, तो वो आपको खींच के नहीं बुलाएंगे। करेक्ट। वो दे विल गेट लॉस्ट समवेयर। तो आपका ये जॉब है कि आप ध्यान रखो कि जो शांत बच्चे हैं, जो अपने आपको बुलाते नहीं, आपका ध्यान नहीं प्रदर्शित करते, आपको उस पर ध्यान देना है। तो जितना आपका ये बच्चों के साथ कनेक्शन होगा, because listening doesn't happen just by words, you're listening to their behavior too. So हमने पहले बोला था ना कि कम्युनिकेशन क्या है? करेक्ट। 7% वर्ड्स है और 93% टोन ऑफ वॉइस और हाव भाव है, जिससे हम मीनिंग सुनते हैं किसका। तो ये बच्चे भी समझते हैं कि टीचर मुझ पे ध्यान नहीं देती, तो वो और विड्रॉ हो जाएंगे, है ना। तो संपूर्ण रीत से आपको सुनना है कि कोई क्या कह रहा है। कान काम करता है, मगज काम करता है, मगर हमें भूलना नहीं चाहिए कि उसको देखो, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, टोन ऑफ वॉइस क्या है और वर्ड्स क्या है, सब मिला के संपूर्ण कम्युनिकेशन हो सकता है। तो हम अगर उसके वर्ड्स ही सुने, जैसे कि फ़ोन पर बात करते हैं, है ना, और किसी को ईमेल लिखते हो, तो अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक हो ना, तो मुझे ईमेल लिखने का नहीं सोचता है, बिकॉज वो मेरा टोन नहीं सुन रहा है। करेक्ट। तो मिसअंडरस्टैंड भी हो जाए, तो फोन पर बात करो, है ना। तो एटलीस्ट फेस ना देख सको तो आवाज की टोन से आप समझ सकते हैं कि क्या और कहना चाहते हैं। आजकल तो वीडियो कॉल करते हो तो फेस भी दिखाई देता है जी, सब दिखाई देता हो। संपूर्ण आपको एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी है कि 100% कम्युनिकेशन करो, कर सकते हैं। 7% ही नहीं, 37% ही नहीं, पूरा कम्युनिकेशन करो जी। तो हमें ये सब ध्यान में रख के बच्चों के साथ बात करनी है। हम बोले वो नहीं सुनेंगे, हम जो करें वो देख के वो सीखेंगे। तो अगर हम कुछ अब हमने सोचा हो वैसे ना हो, तो अगर हमारी आवाज हो जाती है बड़ी, तो वो उनको लगेगा कि अगर मैंने सोचा हुआ ना हो तो मैं चिल्ला सकता हूँ। करेक्ट, है ना। तो दे वॉच अस एंड लर्न मोर देन हम क्या कहते हैं उससे, हमारी बॉडी लैंग्वेज। कुछ बच्चे को सब लैंग्वेज का इतना वर्बल लैंग्वेज का इतना ज्ञान नहीं है। करेक्ट। मगर बॉडी लैंग्वेज का ज्ञान ज्यादा है। बिल्कुल। तो हमारे वर्ड्स और हमारी बॉडी लैंग्वेज शुड बी इन सिंक्रोनी। के शब्द कहते हैं कि तू मुझे अच्छा लगता है, मगर बॉडी लैंग्वेज कहती है कि नहीं लगता है। वो बॉडी लैंग्वेज सुनेगा, शब्द नहीं सुनेगा। ठीक है ना। तो सिंक्रोनी होनी चाहिए हमारे वर्ड्स और एक्शन में, तब जो सुनेगा वो सही होगा। करेक्ट, वेरी ट्रू। बहुत सही बताया मैम ने कि एज एन एजुकेटर अगर आपके
क्लास में कितने भी बच्चे हों, आपका उनके साथ रेपो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली उन बच्चों के साथ जो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, जो शाई फील करते हैं किसी को भी अप्रोच करने के लिए, उनको आपको सामने से अप्रोच करना है, उनके साथ ये रिलेशनशिप, ये रैपो डेवलप करना है। बच्चे हमेशा अलग होते हैं, हम कहते हैं कि हर बच्चा यूनिक है, तो अगर एक बच्चा बोलता है ज़रूरी नहीं कि दूसरा बच्चा भी बोले, तो उसमें आपको अपना इनिशिएशन डालना पड़ेगा एज एन एजुकेटर। आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि वो बच्चा जो है वो आपसे उसी तरह से कन्वर्सेशन कर सके जिस तरह के बाकी बच्चे आपसे करते हैं। बाकी बच्चे सामने से आके करते हैं, यहाँ आपको सामने से जाके उस बच्चे के साथ करना है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बार बार मैम एक ही बात बता रहे हैं हमें कि सुनने के साथ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो सुन रहे हैं हम उसे सही तरह से समझ रहे हैं कि नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। VNM TV और VNM TV किड्स का YouTube चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच।